हेलो एवरीवन। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सभी कैसे हो? सभी उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम मॉडल पेपर नंबर 7 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय का सरल करने वाले हैं। अभी तक आपने 6 मॉडल पेपर देखे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो एक कमेंट जरूर करना कि क्या इसमें सुधार की जरूरत है। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको पहले क्वेश्चन के अंदर 18 क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑप्शन वाले होंगे। पहला क्या है? कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो होती है वियोजन, विस्थापन, अवक्षेपण और संयोजन। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है। और बिना भुजा हुआ चूना कहलाता है। बिना भुजा हुआ चूना है वो क्या कहलाता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयुक्त करते हैं? तो उसके लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर है, फास्फोरस परमाणु के m कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? जो कोष होते हैं ना, K, L, M, N ऐसे कोष बने होते हैं, तो उसके m कोष में पूछा है कि m कोष में परमाणु की संख्या, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 5। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन श्रेणी के जो भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर है, पुष्पीय पुष्पीय पादप के निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ होता है? पुष्पीय पादप होते हैं, उसके निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है उसका विकास है वो कहाँ पे होता है? तो उसका है बीजांड। बीजांड में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन के लिए सत्य है। कायिक प्रवर्धन के लिए क्या सत्य है? देखिए, आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए और पढ़ करके आप ना प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन, आप इसका, अगर आप लाइव देखते हैं सुबह 7:15 बजे, तो इनका लाइव में आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपकी प्रिपरेशन का आपको खुद को मालूम होगा कि आपकी प्रिपरेशन है वो, यानी तैयारी है वो कैसी चल रही है। सुबह 7:15 और शाम को भी 7:15 अपनी लाइव क्लास होती है, तो उसको मत छोड़िए। और परीक्षा तक ये ऐसे ही लगातार चलेगी, जिससे आपका रिजल्ट हो बेहतर होगा। ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे ये उपरोक्त सभी आएंगे। ठीक है, क्या आएगा इसमें? उपरोक्त सभी। जिसका भी आंसर सही नहीं है वो एक बार चेक करें। फिर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा। फिर है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? देखिए आप, और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कौन सा रोग होने की संभावनाएं हैं? आयोडीन की कमी से मधुमेह रोग होने की संभावना है। ठीक है, जिसका भी आंसर करेक्ट है वो, हाँ, ठीक है। चलो, फिर है, यदि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोनों दोष हो तो उन्हें वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी और कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा द्विफोक्सी लेंस। क्या होगा इसका सही आंसर? द्विफोक्सी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। कॉर्निया, परितरिका, रक्तक पटल, श्वेत पटल, कौन करता है? बताइए आप सभी बताइए इसका। इसका सही आंसर होगा श्वेत पटल। कौन करता है? श्वेत पटल। आप जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करते जाइए, और उनको फिर अगले पेपर में अपन फिर आगे लेकर के आएंगे। ये जब भी ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास होगी, खालिस्तान वाले क्वेश्चनों की भी क्लास होगी, लंबी क्लासें अपन चलाएंगे।
फिर है KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताओ, शक्ति है, विद्युत ऊर्जा है, संवेग है, बल है, किसका है? बता सकते हैं आप सभी? किलोवाट में विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता? विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा। बताओ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता? फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, विद्युत पंखा में नहीं होता। किस में नहीं होता? विद्युत पंखा में। कुछ बच्चों का जवाब है वो सही भी है। यह है, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार यानी अर्थ का उपयोग किया जाता है विद्युत बचाने के लिए, फ्यूज के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में, नियंत्रण के रूप में। बताइए किस लिए किया जाता है इसका उपयोग? इसका उपयोग सही जवाब सुरक्षा उपाय के रूप में। फिर है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो देखो, ये उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय छड़ रेखाओं की दिशा है वो हमेशा किससे होती है? चुंबकीय छड़ की, सॉरी, ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर किन से निर्मित होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सही आंसर क्या होगा इसका? उत्पादक। कौन होता है प्रथम पोषी स्तर? अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? तो अधिकतम ऊर्जा संचित होती है कहाँ पे? देखिए इसका आंसर, इसका सही जवाब है उत्पादक स्तर पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, सबके रिक्त स्थानों में आपको भरना है। H+ आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को कहते हैं, जो ऋणात्मक लघुगुणक होता है उसको क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीएच। फिर है, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम धातु के पात्र में रखने पर पदार्थ बनता है। देखो, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम में रखने पर वो कैसा बन जाता है? विषैला यानी जहरीला बन जाता है। याद रखना इस बात को, ये दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो इस युक्ति का नाम आपको बताना है, उसको बोलते हैं अपोहन। क्या बोलते हैं उसको? अपोहन। फिर है, अमीबा में पाचन होता है। अमीबा में पाचन होता है खाद्यधानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, का अर्थ है लक्षणों का माता पिता से संतानों में पहुंचना। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं वंशानुगति, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, उसको क्या बोलते हैं? वंशागति। फिर है, दो जाति के समयुग्मजी जनक जीवों के बीच क्रॉस कराने से उत्पन्न संतति को कहते हैं संकर। संकर प्रजाति जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है किन्हीं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक अंक वाले। पहला इसमें, किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जिन्हें संक्षारण होता है। तो इसका पहला नाम तो है लोहा। पहला नाम है लोहा। दूसरा है चांदी। दूसरा है चांदी और तीसरा है तांबा। ठीक है, फिर है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर कैथोड तथा एनोड पर कौन सी गैस प्रभावित होती है? देखो, कैथोड पर तो होती है ऑक्सीजन गैस और एनोड पर होती है क्लोराइड गैस। कैथोड पे होती है, सॉरी, कैथोड पे तो होती है हाइड्रोजन गैस। गलती, कैथोड पे तो होती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर होती है क्लोराइड गैस। समझ में आ गया? याद रहेगा। फिर है, थर्मिट। थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसकी अभिक्रिया आपको मैं बताऊंगा अभी। जैसे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं तो Fe प्लस Al2O3 और ऊष्मा निकलती है।
ये इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की परिभाषा अपन को लिखनी है। प्राणी का वह अंग तंत्र जो शरीर के भीतर की तमाम कार्य प्रणालियों का नियमन एवं नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुरुत्वानुवर्तन दिखाते पादप का चित्र बनाना है। यानी गुरुत्वानुवर्तन दिखाते हुए एक पादप का चित्र अपन को इसमें बनाना है, और वो चित्र आपको सभी को बनाना आना भी चाहिए। ठीक है, देखो ये चित्र आपको दिख रहा है, जैसे एक गमला पड़ा हुआ है, इसमें से पेड़ है, वो उसकी जड़ें नीचे निकल रही है, पेड़ ऊपर, ये पड़े दिखाता हुआ पादप आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पुरुषों में कौन से लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं अक्स वाई। कौन से? अक्स वाई। फिर है, किसी भी जीव में गुणसूत्रों की अगुणित सेट को क्या कहते हैं। जो अगुणित सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? जीनोम। ठीक है, फिर है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से क्या ज्ञात होता है। ऋणात्मक जब चिन्ह लगा होता है उससे क्या ज्ञात किया जाता है? इससे प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति, प्रतिबिंब की वास्तविक, प्रतिबिंब की वास्तविक। ठीक है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं गोलीय दर्पण को, ये परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, या फिर इसका मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उस नियम का नाम बताइए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम काम में लेते हैं। इसको काम में लेते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, वाम हस्त का नियम। फिर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कौन सी रेखाएं करती हैं। तो इसका रेखाएं का निरूपण करने के लिए इसका आंसर देखिए, वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण संरेखित होता है, वही रेखाएं क्या करती हैं, उसके निरूपण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं तीन प्राकृतिक पारितंत्र के नाम बताइए। उनका नाम तालाब, झील और वन। अब अपन खंड ब के बारे में पढ़ेंगे। खंड ब के अंदर आपको क्या मिलने वाला है वो देखिए। खंड ब में आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो 2-2 अंक के होंगे। ठीक है, और इनका अंक यानी लघु प्राथमिक क्वेश्चन जिनको अपन बोलते हैं। तो आपको 2 से 4 लाइन के अंदर इसका आंसर लिखना है। ये लघु प्राथमिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है। तो अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, इसको आप समझिए। खनिज अयस्कों में बने अशुद्धियां जैसे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, रेत आदि होती है, जिन्हें गैंग या आघात्री कहते हैं। सांद्रण की क्रिया द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। सांद्रण की क्रिया कर लेने के बाद अयस्क धातु के निष्कर्षण के लिए अधिक उपयुक्त बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एसिटिक अम्ल के अम्लीय गुण को दर्शाने के 2 परीक्षण लिखने हैं। तो इसके 2 परीक्षण होंगे, एक तो होता है लिटमस परीक्षण और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। लिटमस परीक्षण क्या होता है, जो नीले लिटमस पत्र पर एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं, इससे इसका अम्लीय गुण की पुष्टि होती है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। एसिटिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डालने पर CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है और इससे पुनः एसिटिक अम्ल के अम्लीय गुण की पुष्टि होती है, और यह अभिक्रिया लिख करके आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना की तुलना कीजिए। तो इनकी तुलना करेंगे अपन एक सारणी बना करके।
जैसे कूपिका और नेफ्रॉन, इनकी रचना कैसी होती है? जैसे कूपिका की गोल गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इसकी कुंडलित नलिकाकार होती है, एकल कोशीय स्तर से बनी होती है, और ये नेफ्रॉन की एकल कोशीय स्तर से बनी होती है। ये भी कूपिका के भीतर रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है और इसमें चारों ओर रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। केशिका गुच्छ जैसी रचना की पाई जाती है, केशिका में गुच्छ पाया जाता है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति में अंतर बताना है। तो इसमें देखो, अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति में आपको दो अंतर लिखने हैं। उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है और ये गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। ये स्थिर पादपों द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है, अतः ये अनुवर्तन गति कहते हैं। और इसमें संपूर्ण पादप या इसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः ये अनुचलन गति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्लेसेंटा क्या है और इसका क्या कार्य है? प्लेसेंटा का कार्य मैं आपको बताऊंगा। प्लेसेंटा स्तनधारी में पाए जाने वाले अस्थायी संवहनी अंग को संदर्भित करता है जो गर्भाशय के दौरान भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके क्या कार्य हैं वो देखिए। देखो, इसका कार्य है भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। और दूसरा है प्लेसेंटा अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तनांक 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इसका आंसर, इस न्यूमेरिकल को सरल करने के लिए आपको प्रकाश का वेग दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है, हवा का वेग दे रखा है, अपवर्तनांक दे रखा है, प्रकाश का वेग पूछा है। तो अपवर्तनांक बराबर n बराबर होता है c/v। v का मान निकालना तो n को इसी के नीचे भेज दो और इसमें मान रख दो और इसको काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपको छोटा सा क्वेश्चन सूत्र याद रखना, n बराबर c/v। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या मतलब है? प्रकाश का बिखराव, यानी जब सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके दूसरी ओर स्थापित एक पर्दे पर सप्तवर्ण यानी 7 वर्ण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इस वर्ण प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहते हैं और सूर्य के स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्णों का क्रम इस प्रकार होता है: लाल, नारंगी, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी, जिसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। विबग्योर, शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं। ये चित्र आपको बना करके इसमें समझाना है। ठीक है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए देखो, R का मान दिया हुआ है, I का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होती है H बराबर I² RT। ठीक है, ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर I² RT। I का मान 5 रख दिया, R का मान रख दिया, T का मान रख दिया और इसका 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको गुणा कर लिया, इसका मान आ गया, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और इसको 1.5 लिख दिया तो यहाँ पे 3 तो 0 हो गए, 1 ये 5 हो गया तो 4 अंक हो गए, तो 10⁴ इसको जूल में इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखो अगला क्वेश्चन है, दो वर्ताकार कुंडली हैं A और B, परस्पर नजदीक में रखा है। यदि कुंडली A में विद्युत धारा की मात्रा में बदलाव हो तो कुंडली B में प्रेरित धारा बहेगी, इसकी व्याख्या कीजिए। देखो, ये दो कुंडली दे रखी हैं A और B, यहाँ पे इसमें ये परिपथ लगा हुआ है जहाँ से प्लस माइनस यानी प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह है। अब देखो, इसका जो आंसर है वो क्या है? जब कुंडली में A में विद्युत धारा की मात्रा में बदलाव हो तो कुंडली A के चारों ओर स्थित चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। इस क्षेत्र की बल रेखाएं कुंडली B से गुजरते समय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण कुंडली B में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। आगे इसका आंसर है, अनेक आहार श्रृंखलाओं से बने आहार जाल का आरेख बनाइए। इसका आरेख बना करके अपन को समझाना है कि जो आहार श्रृंखला होती है वो कैसी होती है।
तो इसका चित्र देखिए आप। देखो आप, ऐसे आहार श्रृंखला को समझाना है, जैसे झाड़ियाँ, घास, खरगोश, पेड़, हिरण, बिल्ली। ये जो आहार श्रृंखला किस प्रकार से चलती है, इसका अपन को सामान्य चित्र के द्वारा बना करके समझाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खंड 6 में क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अथवा में क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है। पहला है श्वसन या प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। या फिर ये कर सकते हैं, एक प्रश्नली में रखे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रेक्षण करेंगे। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको लिखनी है। तो इसका आंसर होगा, देखो, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसके लिए ग्लूकोज की O2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो CO2 के 6 अणु, H2O के जल 6 अणु और ऊर्जा बनेगी। फिर प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और देखो CO2 और H2O जैसे श्वसन में करवाया था आपने, उसका विपरीत लिया और इसको सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो वापस ग्लूकोज का निर्माण होगा, ऑक्सीजन भी बनेगी जैसा इसमें दिया था, और साथ में जल भी बनेगा। ये है। अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो ये करोगे आप। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो, परख नली में रखे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है और उपयुक्त अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी दो जो धातुएं हैं उनको विस्थापित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, H2 तथा Cl2 अणु में सहसंयोजी बंध किस प्रकार बनता है समझाइए, अथवा कार्बनिक यौगिकों के कोई 3 रासायनिक गुणधर्म लिखिए। सबसे पहले H2 हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके K कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है तथा K कोश को भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों के एक सहभागी युग्म के कारण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनाता है। जैसे देखिए, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, ये आपस में अभिक्रिया जैसे इनको एक साझेदारी के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये साझेदारी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इससे H2 अणु बनेगा और इससे बंध बन जाएगा। ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन जो ये क्लोरीन का भी समझ सकते हो। H2 की तरह Cl2 भी एक एकल बंध होता है। इसमें Cl परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, यानी K कोश में 2 L फिर M में, इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे Ar के समान विन्यास क्लोरीन क्लोरीन, इसके देखो ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है क्रॉस का चिन्ह लगा करके। इसमें देखो ये 2 का समूह बनाकर इसमें बंध बना लिया, क्लोरीन बन गया। ये साझेदारी के रूप में इसके इलेक्ट्रॉन का एकल बंध संरचना है। अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो आप इसका पहले दहन को समझा सकते हो, C और O2 की अभिक्रिया करके CO2। ऐसे एथिल एल्कोहल और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा का एवं प्रकाश का निर्माण होगा। ऑक्सीकरण को समझा सकते हो, ऑक्सीकरण के लिए क्या अभिक्रिया देनी होगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को आपको समझाना है और फिर इसका उदाहरण आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रायोफिल्म में कायिक जनन किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा समझाइए। पुष्प के 3 कार्य लिखिए। अथवा मानव शरीर में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण किशोरावस्था में ही क्यों परिलक्षित होते हैं। यदि नर के वृषण से निकले हार्मोन को मादा में प्रवेश करा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये देखिए। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की ओर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मर्दम गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। जैसे कलिकाएं दे रखी हैं, कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती दे रखी है। पुष्प के क्या कार्य हैं,
ये आपको 4 कार्य आपको याद कर लेने हैं। पुष्प के हर पुष्प में होते हैं ये कार्य। फिर अथवा में बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आप समझा सकते हैं, ठीक है, और ये समझा दोगे। आगे इसका सेकंड पॉइंट है, नर में वर्षण में स्रावित होने वाले हार्मोन पर नजदीक द्वितीय लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। इस तरह हार्मोन को यदि मादा में प्रवेश करा दिया जाए तो मादा में नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण बनने की संभावना पैदा हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ्यूज तार क्या, इसका क्या महत्व है? और ये 600 वोल्ट का अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा का मूल्य? अथवा में आपको प्रतिरोध दे रखे हैं, इनका कुल प्रतिरोध धारा, और R1 बराबर 2 हो तो परिपथ में कितनी धारा परिकलित होगी, इनका आपको गणना करनी है। तो इसका आंसर देखिए आप। सबसे पहले फ्यूज तार क्या है, इस फ्यूज तार की परिभाषा लिखनी है। यदि किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिनका उचित गलनांक हो, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड आदि। महत्व क्या है, ये परिपथों द्वारा साधित सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उससे प्रवाहित न होने से देकर करता है। फिर सेकंड है, आपको ये पी का मान, टी का मान और दिनों की संख्या दे रखी है। 30 दिन तक अगर रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है कुल ऊर्जा कितनी खर्च होगी? 144 किलोवाट, ठीक है। फिर इसका 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 576 रुपये इसका व्यय होगा। फिर अगर आपको ये R1 R2 दे रखे हैं श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ेंगे तो ये टोटल R आ जाएगा। अगर पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो इनको 1/R1 के रूप में ऐसे लिख करके जोड़ेंगे तो इसका मान ये 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर अगले पृष्ठ पे देखेंगे। I बराबर V/R आता है और ये V का और R का मान रखेंगे तो विद्युत धारा का मान आ जाएगा। अब जब R1 का मान 2 ओम है तो प्रभावित धारा क्या होगी, तो I बराबर V/R ही रहेगा, तो ये R का V का मान रखेंगे तो 1 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अब खंड द की चर्चा करेंगे अपन। खंड द में आपको 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर और 20 नंबर 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो 4-4 अंक के होंगे, ठीक है। पहले में आपको पकौड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए उपयोग लिए जाने वाले किसी लवण का pH का मान 9 है। इस लवण को पहचानिए, इस निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है, इसके 2 उपयोगों की सूची बनानी, या फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखना है, और केक मुलायम और स्पंजी क्यों होते हैं इसका उपयोग रासायनिक समीकरण देकर इसको समझाना है। तो इसका आंसर देखिए आप। देखो खंड द के अंदर, अब पकौड़ों को स्वादिष्ट एवं खस्ता बनाने के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 लवण का उपयोग किया जाता है। लवण निर्माण का रासायनिक समीकरण है NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। इससे बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं, धावन सोडा के निर्माण में, अग्निशामक यंत्रों में। अगर इसके अथवा वाला करना है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो ऊपर भी आया अभी। और केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर सोडा व टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ये बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा प्लस H प्लस आयन होते हैं, ये अभिक्रिया करके CO2 गैस और जल का निर्माण करते हैं, प्लस अम्ल का सोडियम लवण भी बनता है। और इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा केक में खमीर उठाया जा सकता है, जिससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रुधिर के किन्हीं 2 अवयवों का उल्लेख कीजिए। शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर के गमन का पथ लिखिए। आलिंद और नीले के बीच वाल्वों का कार्य लिखिए। धमनी और सिरा के संघटकों के बीच कोई एक संरचनात्मक अंतर लिखिए। अथवा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर देखिए आप। रुधिर के 2 अवयव लिखने हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिनको RBC और WBC अपन बोलते हैं। सेकंड, शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर सबसे पहले बाएं आलिंद में एकत्रित होता है और फिर दाएं आलिंद में नीले में प्रवेश करता है। इस दौरान बायां आलिंद संकुचित हो जाता है तथा बाएं नीले वो शिथिल हो जाता है। बाएं नीले की भित्ति मोटी होती है
और जब ये संकुचित होता है तो ऑक्सीजनित रुधिर धमनियों द्वारा शरीर के संपूर्ण अंग तंत्रों तक पहुंच जाता है। तो बाह्यानिंद, बाह्यनिले, महाधमनी, धमनियां, अंगों तक इसका। फिर आलिंद निले के बीच वाल्व यानी कपाट रुधिर के वापस प्रवाह को रोकता है। और धमनियों की भित्ति मोटी, मजबूत और लचीली होती है क्योंकि ये हृदय रुधिर को अधिक दाब से प्रभावित करता है। अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये घटनाएं होती हैं, ये लिखना आपको। और ये जो चित्र है एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का, ये आपको बना करके समझाना है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उत्तल लेंस के लिए बिंब की निम्न स्थितियों से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार बताते हुए किरण आरेख खींचिए। 2f1 से परे f1 पर f1 व 2f1 के बीच, फोकस f1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच। अथवा ये जो आपको बिंब की स्थिति दिखा रखी है। फिर ये भी कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसे बिंब का किरण आरेख बना करके समझाना है। तो इसका आंसर होगा, देखो, वस्तु पर विभिन्न परिस्थितियों में उत्तल लेंस जब बने, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थितियों, आपेक्षिक आकार के बारे में नीचे सारणी में आपको दर्शाया गया है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। जब वो 2f1 से परे हो तो f2 व 2f1 के बीच होता है, छोटा होता है, वास्तविक के उल्टा होता है। नेक्स्ट है, जब ये 2f1 पर होता है तो 2f2 समान आकार, वास्तविक के उल्टा। ऐसे ही अन्य दोनों प्रकार भी आप देख सकते हैं। फिर इनका प्रतिबिंब बनने की किरणों का आरेख बना करके आपसे समझाया गया है। देखना 2f1 से परे, 2f1 पर और f1 व 2f1 के बीच, f1 थर प्रकाशीय केंद्र O के बीच। या फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो ये आकृति बनानी है और अवतल दर्पण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और आगे आप ये चित्र बना करके इसका समझा सकते हो, ठीक है। तो ये अपना यही पे पेपर कंप्लीट होता है। आगे अपन मॉडल पेपर नंबर 8 सरल करेंगे, तो मिस मत कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।